Hello everyone, welcome to Shivi Nursing Classes. Today we are going to discuss about the paper solution of 2022 Child Health Nursing. And firstly we are discussing about the bronchial asthma. What is the definition of bronchial asthma and explain the pathophysiology. Third is enumerate the clinical manifestation and fourth is the nursing management of child with bronchial asthma. हम ये चारों चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे. पहले हम डिस्कस करते हैं ब्रीफली कि ब्रोंकियल अस्थमा होता क्या है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है. तो आइए देखते हैं ब्रोंकियल अस्थमा. ये एक डायग्राम दिया गया है जो लंग्स का डायग्राम है. इसमें एल्वेलाई भी शो हो रही है. तो अस्थमा सबसे पहले समझते हैं अस्थमा होता क्या है. अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है जो मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है. रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी अस्थमा कहाँ पर ज़्यादा अफेक्ट करता है, वो होता है हमारा एयरवे एंड एयर पैसेज. एयरवे और एयर पैसेज क्या होता है, जैसे कि कोई भी इंसान जब इनहेल करता है, सांस अंदर लेता है और सांस छोड़ता है, तो वो जिस रास्ते से एयर ट्रेवल करती है उसे एयरवे कहते हैं या एयर पैसेज कहते हैं. अब ये कैसे एयरवे को अफेक्ट करता है अस्थमा. जैसे नॉर्मल जो पर्सन होगा उसका एयरवे एकदम क्लियर होगा और उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं होगी, उसका जो रेस्पिरेशन होगा एकदम फ्लोलेस चलेगा. लेकिन अस्थमा की सिचुएशन में ये एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो जाता है. वो ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन्फ्लामेशन होता कैसे और कैसे अफेक्ट करता है ये हम समझेंगे. सबसे पहले समझते हैं हम, जैसे कि हमारे पास दिया गया है एक लंग्स का डायग्राम. ये हमारा क्या होता है, ट्रैकिया होता है, ये एयर पैसेज होता है, ये आगे डिवाइड होता है जो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है. ब्रोंक्यूल्स टिनी एयर पैसेज होता है जहाँ पर स्वेलिंग होती है. जैसे ये एल्वियोलाई दी गई है, ये जो दिख रही है इस डायग्राम में, यहाँ पे एल्वियोलाई दी गई है. जहाँ से एल्वियोलाई कनेक्ट है एयर पैसेज से, उसी जगह को बोलते हैं, जैसे कि ये जगह, इसको बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकी. अब ये ब्रोंक्यूल्स को यहाँ लेते हैं, जैसे कि ये ब्रोंक्यूल्स है. नॉर्मल पर्सन की ब्रोंक्यूल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जनरली वो फ्लोलेस रेस्पिरेशन चलता रहेगा. एल्वियोलाई के थ्रू CO2, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है तो CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता रहता है. यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाती है ब्लड वेसल्स में एंड जो CO2 होती है वो एल्वियोलाई में जाती है. फर्दर ये एल्वियोलाई आगे इसको ट्रेवल करके लंग से बाहर निकाल देती है. लेकिन जब इस एल्वियोलाई में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो किस कारण से होती है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस या जो यहाँ की मसल्स होती है उसमें ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शंस हो जाता है कोई भी एलर्जन के कारण या एक्सटेंसिव या इंटेंसिव कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, ये ब्रोंक्यूल्स जो दी गई है इनमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी और यहाँ की वेसल्स जो स्मूथ मसल्स जो रहेगी वो वैसो कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर देगी. तो जो पैसेज रहेगा वो नैरो हो जाएगा, मतलब उसमें एयर को आने जाने के लिए बहुत कम स्पेस होगा. और जैसे अस्थमा का अटैक आएगा वहाँ पर म्यूकस सिक्रीशन शुरू हो जाएगा. तो जैसे म्यूकस सिक्रीशन शुरू हो जाता है, ये जो नैरो हुआ एयर स्पेस होता है ये और ज़्यादा नैरो हो जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन ट्रैप हो जाती है. जो गैसेज होती हैं या एयर होती है वो ट्रैप हो जाती है एल्वियोलाई में, और वो ना तो अंदर आ सकती है एल्वियोलाई में और ना एल्वियोलाई से बाहर जा पाती है. तो उससे क्या होता है, पेशेंट सफोकेटेड फील करने लगता है और उसे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम या ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है. यहाँ और अच्छे से समझते हैं, ये हमारी ब्रोंक्यूल्स है, ये ब्रोंकियल ट्यूब है, ये एक ब्रोंकियल ट्यूब है, ये हमारी नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब है, और एक जो दी गई है वो अस्थमेटिक ब्रोंकियल ट्यूब है. ये नॉर्मल है, ये अस्थमेटिक है. अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए, ये एल्वियोलाई के पास कनेक्ट होती है. एल्वियोलाई हमारा ऑक्सीजन और CO2 को ब्लड से लाने ले जाने का काम करती है, ट्रांसपोर्ट करवाती है. तो क्या होगा, यहाँ ये जो ब्रोंक्यूल दी हुई है इसमें ये नॉर्मल है, इसमें ऐसे एयर फ्लो जाता है, एयर जाती है, CO2 गैसेज का एक्सचेंज होता है जो एल्वियोलाई तक पहुंचाती है. लेकिन अस्थमेटिक सिचुएशन में जो हमने अभी देखा कि पहले तो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, यहाँ की जो स्मूथ मसल्स होगी वो टाइट हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी. तो ऑलरेडी जो एयर स्पेस रहेगा वो थोड़ा सा नैरो हो जाएगा, ये जो एयर स्पेस है ये नैरो हो जाएगा. देन क्या होगा, जैसे ही कोई एलर्जन का अटैक होगा, कोई भी फैक्टर्स का अटैक होगा, तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ की जो सेल्स होगी वो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो करेगी. मास्ट सेल या एलर्जिक सेल्स होती है जैसे IgE प्लस मास्ट सेल जो इन्फ्लामेटरी सेल्स होती है वो मिलकर क्या होगी, सडन एक इन्फ्लामेशन शो करेगी और इन्फ्लामेशन हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो करेगा. हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो करने के कारण यहाँ क्या रिलीज होगा, म्यूकस. अब ये म्यूकस क्या करेगा, उसकी वॉल के आसपास चिपक जाएगा. पहले से ही तो ये नैरो थी और म्यूकस सिक्रेट होने से वहाँ का जो एयरवे था वो और नैरो हो जाएगा, जिससे गैसेज एक्सचेंज में ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी. तो आप इस फोटो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब में और अस्थमेटिक ब्रोंकियल ट्यूब में और ये कैसे अफेक्ट करती है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा. क्या होता है डेफिनेशन ब्रोंकियल अस्थमा का, देखते हैं. Definition: bronchial asthma in children is a long-term inflammatory diseases of the bronchi that cause recurrent attack of wheezing, coughing and shortness of breath
रिक्वायरिंग मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, मतलब ये चिल्ड्रंस, हम ब्रोंकियल अस्थमा चिल्ड्रंस में पढ़ रहे हैं. चिल्ड्रन ब्रोंकियल अस्थमा इन चिल्ड्रन इज अ लॉन्ग इन्फ्लामेटरी डिजीजेस ऑफ द ब्रोंकी एंड कॉज रिकरेंट अटैक ऑफ वीजिंग, कफिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड रिक्वायरिंग मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट. मतलब एक लॉन्ग इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जिससे हमने देखा है कि जो ब्रोंकी होती है उसमें नैरोइंग हो जाती है, उसके कारण अटैक आता है, वीजिंग, कफिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, और इसमें मेडिकल और नर्सिंग हेल्प भी रिक्वायरमेंट होती है. डिस्कस करते हैं सेकंड डेफिनेशन. ब्रोंकियल अस्थमा इज अ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड कैरेक्टराइज्ड बाय रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे इन्फ्लामेशन एंड इंक्रीज सेंसिटिविटी ट्रिगर्ड लाइक डस्ट, स्मोक एंड कोल्ड. मतलब रेस्पिरेटरी एक इन्फेक्शन होता है जो रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है. मतलब ये म्यूकस और जो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ये रिवर्सिबल होता है. मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो जाता है और कभी कभी नॉर्मल स्टेट में भी एयरवे या एयर पैसेज हो जाते हैं. तो ये रिवर्सिबल होता है, मेडिकेशन के थ्रू ठीक किया जा सकता है. इसमें एयरवे इन्फ्लामेशन होता है, सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है. और थर्ड डेफिनेशन देखेंगे. अस्थमा इज डिफाइंड एज अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर accompanied by variable airflow obstruction, bronchial hyperresponsiveness characterized by recurrent episode of wheeze, cough, shortness of breathing. यही जो हम समझ चुके हैं सारा वही बताया गया है. आपको जो भी डेफिनेशन इजी लगे आप इसमें से पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं. अब आगे डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा. फर्स्ट इज एक्सटेंसिव और एलर्जिक अस्थमा. एक्सटेंसिव और एलर्जिक अस्थमा क्या होता है? ये एक अस्थमा की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इम्यून सिस्टम होता है जो एलर्जिक रिएक्शन शो करता है. IgE जो हमारी सेल्स होती है वो एलर्जी की सिचुएशन में एक्टिव होती है, जो मास्ट सेल के साथ बाइंड होकर हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो करती है. ये कोई भी एलर्जिक या एलर्जन के कारण अस्थमेटिक सिचुएशन या अस्थमेटिक अटैक हो सकता है. कौन कौन से एलर्जेंस होते हैं? जैसे पोलन, एनिमल डेंडर्स एंड डस्ट माइट्स पार्टिकल. ये कुछ ऐसे हैं जो एलर्जी कर सकते हैं, जैसे कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं. एनिमल डेंडर्स मतलब जो एनिमल्स के छोटे छोटे बाल्स होते हैं, अगर वो किसी के एयर पास पैसेज में गलती से चला गया है तो बहुत ज़्यादा हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो करेगा और अस्थमेटिक कंडीशन कोज करेगा. डस्ट माइट और पार्टिकल्स होते हैं वो भी एलर्जिक का कंडीशन कोज करेंगे. दूसरा देखेंगे इंट्रेंसिक और नॉन एलर्जिक अस्थमा. ये क्या होता है? ये जो होता है हमारा एलर्जेंस के कारण होता है, एलर्जेंस, और ये इरिटेंट्स के कारण होता है जो सिर्फ एयरवे को इरिटेट करेंगे और अस्थमा की कंडीशन कोज करेंगे. It is caused by inhalation of chemicals such as cigarette smoke or cleaning agent, taking aspirin, a chest infection, stress, exercise, cold, food, preservative and other factors. ये होगा, इसमें हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होगी, इसमें बहुत ज़्यादा हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो नहीं होगी. इसमें सिर्फ इरिटेंट्स होते हैं, जैसे सिगरेट का धुआं अगर अंदर चला गया तो उससे इरिटेशन होगा और बहुत ज़्यादा वीजिंग, कफिंग होगा. एंड टेकिंग एस्पिरेंस, कुछ जो एस्पिरिन जो टैबलेट होती है कुछ को उससे थोड़ी एलर्जी टाइप होती है तो वो भी एक इरिटेंट्स का काम करेंगी. और चेस्ट इन्फेक्शन अगर है तो वो अस्थमेटिक कंडीशन कोज कर सकता है. स्ट्रेस है तो वो भी अस्थमेटिक कंडीशन कोज कर सकता है. एंड सेम एक्सरसाइजेज और कोल्ड एयर जो रहेगी वो भी अस्थमेटिक कंडीशन कोज कर सकती है. तो जो इन चीज़ों के कारण होगा वो इंट्रेंसिक होगा, जो एलर्जेंस के कारण होगा वो एक्सटेंसिक होगा. और एक अस्थमा की कंडीशन होती है जो मिक्स्ड टाइप होती है, जिसमें जो एक पर्सन होता है उसे एलर्जन एज वेल एज इरिटेंट्स दोनों से प्रॉब्लम होती है और अस्थमेटिक कंडीशन फॉर्म हो जाती है. उसे हम मिक्स्ड टाइप ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इटियोलॉजी ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा. इटियोलॉजी ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा. इटियोलॉजी क्या होगी ब्रोंकियल अस्थमा की? इटियोलॉजी 2 तरह की होती है. एक जेनेटिक फैक्टर्स होता है, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होता है. फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जेनेटिक फैक्टर. जेनेटिक फैक्टर में क्या होगा? फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की अस्थमा की रही है तो वो मोस्ट प्रोन होगा कि उसे अस्थमेटिक कंडीशन डेवलप होने के चांस हो. जेनेटिक फैक्टर हो सकता है अगर जीन में वो प्रॉब्लम्स चली आ रही है तो भी होगा, सेम फैमिली हिस्ट्री जैसे ही है, हेरिडेटरी जैसा ही है. प्रीनेटल इन्फ्लुएंस, जब बेबी मदर के वोम में रहेगा तब कोई ऐसे फैक्टर्स होंगे जो अस्थमेटिक कंडीशन डेवलप कर सकता है. हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, कोई भी एलर्जी की हिस्ट्री रही है जिससे हिस्ट्री के कारण जो एयरवे होता है वो नैरो हो जाता है और हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो कर देता है. एक्जाइमा के कारण हो सकती है. और एलर्जिक राइनाइटिस एंड पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स में एलर्जिक राइनाइटिस है तो मोस्ट प्रोबेबल चांस होता है कि चाइल्ड में अस्थमेटिक कंडीशन हो सकता है. दूसरा हम डिस्कस करेंगे एलर्जेंस. ये हमारे सारे अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आएंगे. एलर्जेंस क्या होंगे? हाउस डस्ट, डस्ट माइट, पोलन, एनिमल डेंडर्स, molds, cockroach of allergens, cotton seeds, ingestion of foods like eggs, some fish, meats, chocolate, sweets and vegetables, drugs like aspirin and morphine. एलर्जन जो होते हैं वो एलर्जी कोर्स करते हैं. किसी को भी किसी भी चीज़ से पर्टिकुलर एलर्जी हो सकती है, उसकी बॉडी उस चीज़ के लिए हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो कर सकती है. तो ये कौन कौन से हो सकते हैं? किसी को पॉलन ग्रेन से हो सकती है, किसी चिल्ड्रंस को एनिमल डेंड्राइट से हो सकती है, किसी को मोल्ड्स जो फंगल्स होती है उससे हो सकती है, फंगस जो होती है. कोई कॉकरोच एलर्जेंस हो सकता है, किसी को कॉटन सीड जो अंदर अगर एयरवे से चला गया है थोड़ा, या इंजेक्शन ऑफ फूड्स से हो सकता है, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड से एलर्जी शो कर सकता है. रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण अस्थमा हो सकता है. रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या होगा? वायरल इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड,
RSV रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इन अर्ली चाइल्डहुड, मतलब अगर बच्चे को बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका एयरवे उस चीज़ के लिए लड़ रहा है, उसकी इम्यूनिटी उस चीज़ से डिस्टर्ब हो रही है, तो रेस्पिरेटरी जो एयर पैसेज रहेगा वो भी नैरो हो जाएगा, उससे क्या होगा, अस्थमेटिक कंडीशन डेवलप हो सकती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होगा, जैसे एयर पोल्यूशन होगा, टोबैको स्मोक होगा, पैसिव स्मोकिंग जो होती है, जैसे कि कोई अगर इंसान व्यक्ति स्मोकिंग नहीं भी कर रहा है लेकिन वो कोई स्मोकिंग करने वाले के बगल में बैठा है तो वो पैसिव स्मोकिंग होती है। इंडस्ट्रियल स्मोक एंड फ्यूम्स, इंडोर पॉल्यूशन, बायोमास फ्यूल्स, ये जो भी जो एयर के कारण होता है उसे इन्वायरमेंटल फैक्टर में डाला गया है, जैसे एयर पोल्यूशंस या जो एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंटल में एयर होती है, जैसे कहीं पे स्मोकी एयर हो सकती है, इंडोर पोल्यूशंस के कारण भी हो सकता है, या मॉस्किटो कॉइल्स जो जलाते हैं उससे भी एलर्जी शो हो सकती है। एक हमारा जो रहेगा वो क्लाइमेट फैक्टर रहेगा। क्लाइमेट क्या होगा, जो वातावरण में जैसा है, जैसा मौसम चल रहा है उसके कारण अगर किसी चिल्ड्रंस को अस्थमेटिक कंडीशन डेवलप होती है तो उसे क्लाइमेट फैक्टर में माना जाता है कि क्लाइमेट फैक्टर है जो अस्थमा को कोज कर रहा है। जैसे कोल्ड एयर, जैसे बहुत विंटर के सीज़न में बहुत कोल्ड एयर होती है, अगर उसे बेबी इनहेल कर रहा है, चिल्ड्रन इनहेल कर रहा है तो उसमें अस्थमेटिक कंडीशन या अस्थमेटिक अटैक डेवलप हो रहा है तो उसे क्लाइमेट फैक्टर्स माना जाएगा। सडन चेंज इन वेदर एंड हाई ह्यूमिडिटी, ये तीनों क्लाइमेट फैक्टर्स होंगे। इमोशनल फैक्टर्स के कारण भी अस्थमा की सिचुएशन डेवलप हो सकती है, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, क्राइंग एंड लाफिंग एक्सेसिवली। ड्रग एंड केमिकल्स होते हैं, ये ड्रग एंड केमिकल्स कभी कभी इरिटेंट्स का भी काम करते हैं और एलर्जेंस का भी काम करते हैं, जिससे कि अस्थमा की कंडीशन डेवलप हो सकती है। जैसे एस्पिरिन, NSAID ड्रग्स एंड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होते हैं जैसे पैरासीटामोल, उसके कारण भी हो सकता है। सर्टन एंटीबायोटिक्स, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम एंड स्प्रे के कारण भी अस्थमा हो सकता है। तो ये रही अस्थमा की इटियोलॉजी। अब हम डिस्कस करेंगे अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी। व्हाट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। पैथोफिजियोलॉजी हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। आप इसको ब्रीफ डिस्कशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं एग्जाम में, लेकिन हम एक बार हमें अस्थमा अच्छे से समझ आ जाता है तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी बनाना बहुत आसान हो जाता है। इसको हम फ्लो चार्ट से देखते हैं क्या होता है अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी। सबसे पहला दिया गया है इसमें एक्सपोजर टू अ स्पेसिफिक एंटीजन। एक्सपोजर टू स्पेसिफिक एंटीजन मतलब ये कोई भी एलर्जेंस और इरिटेंट्स हो सकता है। एलर्जेंस जैसे कि डस्ट हो गई, एनिमल फर्स हो गया, जो भी चीज़ हमने इटियोलॉजी में पढ़ी है वो, उससे अगर वो इनहेल कर लेता है स्पेसिफिक एंटीजन अगर अंदर जाता है तो जो हमारी एंटीजन में एक वायरल बैक्टीरियल कोई भी एंटीजन भी हो सकता है, सेम एलर्जन और इरिटेंट्स भी हो सकते हैं। यहाँ स्पेसिफिक एंटीजन प्लस एलर्जन और इरिटेंट्स लिख सकते हैं। इस अगर कोई भी एंटीजन एयर वे में जाता है तो वो वहाँ की जो मास्ट सेल होती है, मास्ट सेल बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होती है, ये एलर्जी की कंडीशन में एक्टिव होती है। तो मास्ट सेल एक्टिवेट होगी, टी सेल्स एक्टिवेट होगी, इयोसिनोफिल रिलीज होगा और हिस्टामिन रिलीज होगा। इयोसिनोफिल्स रिलीज हिस्टामिन, हिस्टामिन भी एलर्जी की कंडीशन में रिलीज होता है। ये बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स का एक प्रोसेस होती है। ल्यूकोट्रेटिन्स, साइटोकाइनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारे अमीनो प्रोटीन्स होते हैं जो वहाँ पे एलर्जी की कंडीशन में, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस की कंडीशन में रिलीज होंगे। इनके कारण क्या होंगे कि जैसे कि बॉडी में कोई एलर्जेंस आया है तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं उस चीज़ को ये सिग्नल देती है कि वहाँ की जो मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू कर देगी कि ये भी एंटीजन को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। तो उसके कारण क्या होगा, वहाँ की जो स्मूथ मसल रहेगी वो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगी। उसके कारण क्या होगा, जो एयरवे रहेगा वो थोड़ा नैरो हो जाएगा, एयरवे नैरो हो जाता है और उसके बाद वहाँ पे एडिमा होगा। ये सारी सेल्स क्या करेगी, उस एलर्जन से, उस एंटीजन से लड़ने के लिए वहाँ पे इन्फ्लामेशन और एडिमा कोज करेगी, जिससे क्या होगा, इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन, जिससे ब्रोंकियल सिक्रीशन इंक्रीज होगा, जैसे म्यूकस सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। म्यूकस सिक्रीशन अगर बढ़ता है तो और ज़्यादा एयरवे इन्फ्लामेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और ज़्यादा एयरवे में रेडनेस, स्वेलिंग और एडिमा होगा, और फिर वो और नैरो होकर ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। मतलब एयरवे का जो पेसेज था वो एकदम क्लियर था, लेकिन जैसे ही एलर्जेंस अंदर आता है तो हमारी बॉडी की जो मास्ट सेल्स होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। मास्ट सेल एक्टिवेट होने से ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रक्शन होगा। ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रक्शन क्या करेगा, एडिमा की सिचुएशन कोज करेगा और इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन। ब्रोंकियल सिक्रीशन मतलब वहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होगी, म्यूकस लेयर सेल्स होगी, वो म्यूकस का सिक्रीशन करेगी, जिससे एयरवे में इन्फ्लामेशन और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि जो गैसेज होगी वो स्मूथली इधर से उधर नहीं जा पाएगी, जिससे हाइपर इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स एंड एयर ट्रैपिंग, मतलब वो एयर जो रहेगी फिर या तो वो ट्रेकिया में ट्रैप होगी जो हमने इनहेल की है, और जो एक्सेल करने वाली एयर होगी जो हमारी एल्वेओलाई में है उसको भी हम एक्सेल नहीं कर पाएंगे, वो भी एल्वेओलाई में ट्रैप हो जाएगी। इसके कारण क्या होगा, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो जाएगा।
तो उससे हाइपोक्सीमिया की कंडीशन कोज होगी। हाइपोक्सीमिया क्या होता है? लो ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी। हाइपोक्सीमिया की कंडीशन कोज हो जाएगी जिससे अस्थमा का अटैक शुरू हो जाएगा। मतलब इंसान बहुत ज़्यादा खांसना शुरू करेगा, सांस लेने की कोशिश करेगा और अस्थमा एक हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो होगा। शॉर्ट फॉर्म में एक बार देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी को ही। इन्फ्लामेशन एंड एडिमा ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन लिविंग द एयर। मतलब वहाँ की जो मेम्ब्रेन से म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन और एडिमा कोज होगा। इंक्रीज सिक्रीशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ थिक टेनेशियस म्यूकस, इन्फ्लामेशन सेल्स एंड सेल्युलर डिब्राइज विद इन द ब्रोंकीज एंड ब्रोंकियल्स। मतलब वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, वहाँ की जो सेल्स होगी वो म्यूकस का एक्यूमुलेशन कर देगी। एंड स्पाज्म ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्रोंकी। स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकी क्या होगा? वो स्पाज्म करेगी। स्पाज्म मीन्स कॉन्स्ट्रक्ट करेगी और वहाँ का एयरवे नैरो कर देगी। नैरो के करने के बाद वहाँ पे म्यूकस आ जाएगा। म्यूकस आने के बाद जो वेंटिलेशन होगा वो प्रॉपर नहीं होगा और हाइपोक्सीमिया की कंडीशन डेवलप होगी। देन अस्थमा का अटैक शो होगा। आप डायग्राम में देख सकते हैं नॉर्मल एल्वेओलाई एंड अस्थमैटिक एल्वेओलाई कैसे डिफरेंस शो हो रहा है, ये हम आगे भी समझ चुके हैं। आगे देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा अस्थमा का। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिस्कस करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स क्या साइन एंड सिम्टम शो होंगे अस्थमा की कंडीशंस में। रिकरेंट स्पाज्मेटिक कफ इनिशियली नॉन प्रोडक्टिव। मतलब स्टार्टिंग में क्या होगा? एक स्पाज्मेटिक कफ होगा, मतलब बहुत खांसी जैसा एक सिम्टम शो होगा। डिज्निया विथ प्रोलॉन्ग एक्सपीरेशंस एंड वीजिंग। डिज्निया की कंडीशन होगी, डिसेप्निया भी बोलते हैं इसे। विथ प्रोलॉन्ग एक्सपीरेशंस एंड वीजिंग साउंड्स भी प्रेजेंट होगा। यूज़ ऑफ एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी तो जो भी चिल्ड्रन रहेगा वो बहुत जल्दी सांस लेने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा? वहाँ की जो मसल्स है उसका भी एक्सेसिव वर्क होना शुरू हो जाएगा। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। जैसे रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, मतलब बहुत जल्दी बच्चा जो रहेगा वो सांस लेने की कोशिश करेगा तो रेस्पिरेटरी रेट ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी। टाइट फीलिंग ऑफ द चेस्ट में ऐसा टाइट फीलिंग आएगी। कभी कभी ऐसा होगा कि लेटने पर ब्रीदिंग डिफिकल्टी शो होगी और चेस्ट बहुत टाइटनेस लगेगी। प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगा क्योंकि एक एक्सरसाइजेस की तरह होगा, बार बार ब्रीदिंग करना और इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट हो जाएगा तो वो एक एक्सरसाइजेस की तरह बॉडी को वर्क करवाएगी और उससे स्वेटिंग होने के चांसेस होते हैं। अगर ऑक्सीजन कम होगा तो जो चाइल्ड होगा उसकी स्किन में पेलर कंडीशन डेवलप होगी। अगर बहुत सीवियर अस्थमा पहुंच गया है तो अगर ऑक्सीजन बॉडी में पहुंच ही नहीं पा रही है, जैसे कुछ ब्रोंक्यूल्स अफेक्ट होती है तो जो बाकी की एल्वेओलाई ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो एयर का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर लंग्स कम्प्लीटली अफेक्ट है अस्थमा के कारण तो उसमें साइनोसिस कंडीशन डेवलप हो जाती है। एप्रीहेंसिव रेस्टलेसनेस एंड फटी होगी, थकान बहुत ज़्यादा होगी। नेजल कंजेक्शन होगा एंड सबटोटल एंड इंटरकोस्टल रिट्रैक्टिंग ड्रूपिंग शोल्डर। अब हम डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा। मतलब अस्थमा की सिचुएशन को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें आएगा कि अस्थमा को डायग्नोस करने से पहले सबसे पहले हमें पेशेंट की हिस्ट्री देखना है कि क्या हिस्ट्री शो कर रहा है, क्या साइन एंड सिम्टम्स बता रहा है, कब क्या हुआ था, कोई जेनेटिक फैक्टर्स नहीं है, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्टिकुलर एलर्जिक रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें देखना है। फिर उसका फिजिकल एग्जामिन करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा? चेस्ट का मूवमेंट देखना है, अस्कल्टेशंस, जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन की प्रोसेस होती है उसे पूरा फॉलो करना है और वो देखना है कि अगर एयरवे में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो रही है और क्या क्या सिम्टम्स शो हो रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में जिससे कि हम अस्थमा को डायग्नोस कर सकें। डिक्रीज एयर फ्लो, ब्रीथ साउंड, फिटेबल ब्रीथ साउंड होगा। चेस्ट एक्सरे भी अस्थमा की कंडीशन शो कर सकती है क्योंकि उसमें एल्वेओलाई जो होगी वो नैरो दिखेगी। ब्लड टेस्ट भी इओसिनोफिल्स काउंट बढ़ा होगा जो एलर्जिक रिएक्शन में बढ़ जाता है। एलर्जिक टेस्ट से भी पता चलेगा कि अस्थमेटिक कंडीशन डेवलप हुई है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। मतलब ब्रोंकियल अस्थमा का मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होगा? जो मोस्टली डॉक्टर ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए, जो कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है वो मेडिकल मैनेजमेंट में आता है। नर्सिंग मैनेजमेंट जो नर्सेज मैनेज करते हैं। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट का एम क्या होगा? रिलीव एक्यूट अटैक, प्रिवेंट फ्यूचर अटैक एंड मेंटेन नॉर्मल एक्टिविटी। मतलब जो उसको जिस टाइम पे अस्थमा का अटैक हो रहा है उसे मेंटेन करना एंड फ्यूचर में उससे अस्थमा की कंडीशन डेवलप ना हो उसके लिए प्रिवेंशन करना एंड नॉर्मल एक्टिविटी जो है चिल्ड्रंस की वो परफॉर्म हो पाए उसके लिए कोशिश करना। सबसे पहले क्या देंगे? ब्रोंकियो डायलेटर्स देंगे। मतलब अभी अस्थमा की कंडीशन में क्या होगा? ब्रोंकियल्स जो रहेगी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब सिकुड़ जाएगी, नैरो हो जाएगी। तो हमें क्या देना है इस सिचुएशन में? ब्रोंकियो डायलेटर्स क्या होंगी? हेल्प टू रिलैक्स एयरवे मसल्स एंड ओपन एयरवे।
शॉर्ट एक्टिंग B2 एंटागोनिस्ट देंगे। शॉर्ट एक्टिंग B2 एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, जैसे साल्बुटामोल, डुआलिन, एस्थलीन, ये इनहेलेशन या नेबुलाइजेशन के थ्रू देंगे। एंटीकोलिनर्जिक रिएक्शंस मतलब कोलिनर्जिक रिएक्शंस मतलब वही जो हमारी सेल्स वहाँ पे इयोसिनोफिल्स और ये सब रिलीज हो रहे थे, इनको थोड़ा सा रिड्यूस करेगी, तो वहाँ पे एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन नहीं होगा। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जैसे आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड देंगे। एंटी इन्फ्लामेटरी वही सेम इन्फ्लामेशन जो कोज करने वाली कंडीशन है उसको कम करेगी, जिससे वहाँ का इन्फ्लामेशन जो होगा कम होगा, तो एयरवे नेरो कम होगा। ड्रग रिड्यूस एयरवे इन्फ्लामेशन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि ये जो हमारे साइटोकाइनिन्स जो रिलीज़ हो रहे थे मास्ट सेल के एक्टिवेट होने से, जो चीज़ें रिलीज़ हो रही थी उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड सेटल करेगा, जैसे ब्यूडेसोनाइड्स, बेक्लामेथाजोन, ये एलर्जिक कंडीशन में ज़्यादा दिए जाते हैं। ओरल एंड आईवी स्टेरॉइड लाइक प्रेडनिसोलोन्स एंड हाइड्रोकोर्टिसोन। ल्यूकोटेरिन मॉडिफायर्स देंगे, जैसे मोन्टेल्यूकास फॉर द लॉन्ग टर्म कंट्रोल। मास्ट सेल स्टेबलाइजर देंगे, जो मास्ट सेल को कंट्रोल करके रखे। सोडियम क्रोमोग्लाइसरेट प्रिवेंट एलर्जेंस इंड्यूस अस्थमा। ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर क्या होगा, जो अस्थमा एलर्जन से इंड्यूस हो रहा था उसको कंट्रोल करेंगे। एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट किया जा सके। फिर ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। ऑक्सीजन थेरेपी क्या होगा, ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेंटेन करने के लिए हम O2 एडमिनिस्टर करेंगे वाया ऑक्सीजन मास्क और नेजल कैन्युलेशन। गिव ड्यूरिंग सीवियर अटैक ऑफ मेनली ऑक्सीजन सेचुरेशन। अगर बॉडी का सेचुरेशन कम हो रहा है तो ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हम अस्थमा के नर्सिंग मैनेजमेंट को देखते हैं। सबसे पहले हमें फोकस करना है एयरवे मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग, एजुकेशन एंड प्रिवेंशन। हम एयरवे मेंटेन करेंगे क्योंकि एयरवे मेंटेन करना मस्ट होता है, क्योंकि उसी से ब्रीदिंग डिफिकल्टी ठीक की जा सकती है। सबसे पहले बेबी को प्लेस इन सेमी फाउलर पोजीशन, मतलब जो चिल्ड्रन रहेगा उसको सेमी फाउलर पोजीशन में सेट करना है। सेमी फाउलर पोजीशन क्या होती है, जो थोड़े से बैठे टाइप पोजीशन होती है और हल्की सी लेटे टाइप होती है, जैसे टिल्टेड जिसको बोला जाता है। 45 डिग्री की ये पोजीशन होती है, जिसमें पेशेंट को पिलो का सहारा देख के बिठाया जाता है, बैक रेस्ट के थ्रू बिठाया जाता है, जिससे क्या होगा, चिल्ड्रन का जो ब्रीदिंग या एयरवे जो रहेगा उसका जो वे रहेगा वो थोड़ा सा ओपन हो जाएगा और उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी कम होगी। एंकरेज स्लो डीप ब्रीदिंग, उसको चिल्ड्रन को या चाइल्ड को बताना है कि धीरे धीरे सांस लेना है और गहरी गहरी सांसें लेना है। उससे क्या होगा कि जो एयरवे नेरो हुआ होगा वो थोड़ा सा ओपन होना शुरू हो जाएगा। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब ब्रोंकोडाइलेटर वाया नेबुलाइजर और इनहेलेशन। जो भी ब्रोंकोडाइलेटर मेडिकेशन होते हैं जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस को कम कर देंगे, थोड़े से जो वहाँ की ब्रोंकियोल्स हैं उनको थोड़ा सा डायलेट कर देंगे, तो वहाँ पे स्पेस बन जाएगा, जिससे ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं होगी। आगे मॉनिटर द चाइल्ड। मॉनिटर द चाइल्ड में क्या क्या हमें मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व रेस्पिरेटरी रेट ऑब्जर्व करना है। वीजिंग कफिंग का साउंड तो नहीं है देखना है। यूजिंग एसेसरी मसल्स, कितना मसल्स का यूज़ हो कर रहा है चाइल्ड, इसका भी असेसमेंट करना है। मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन, SpO2 हमें कंटिन्यूस चेक करते रहना है हर आधे घंटे में, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि बेबी जो चाइल्ड है वो ऑक्सीजन मेंटेन कर पा रहा है या नहीं। असेस रिस्पॉन्स टू मेडिकेशन, जो हमने मेडिकेशन एडमिनिस्टर किया है सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, उससे चाइल्ड को इफेक्टिव हुआ है या नहीं, उसकी कंडीशन बेटर हुई है नहीं है, इसको भी देखना है। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। ह्यूमिफाइड ही ऑक्सीजन देना है, जो थोड़ी सी जो वाटर के साथ दी जाती है, जो एकदम ड्राई ऑक्सीजन नहीं देना है, जो उसके एयरवे में इरिटेशन कोज कर सकती है, हमें ह्यूमिफाइड ऑक्सीजन ही देना है। मॉनिटर फॉर साइन ऑफ हाइपोक्सिया, रेस्टलेसनेस, साइनोसिस, देखना है कि बॉडी में हाइपोक्सिया की कंडीशन तो नहीं है। बच्चा अगर बहुत ज़्यादा थकान फील कर रहा है, मतलब उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, वो थक गया है बार बार सांस लेते लेते, कहीं पे साइनोसिस की कंडीशन तो डेवलप नहीं हो रही है, बॉडी में कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं पहुँच पा रही है और वहाँ का कलर जो है वो ब्लूइश हो गया है। मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है, जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन होगी वो एडमिनिस्टर करना है। प्रॉपर इन्हेलेशन की टेक्निक सिखाना है। राइज माउथ आफ्टर स्टेरॉइड इन्हेलेशन टू प्रिवेंट ओरल थ्रस्ट, थोड़ा थोड़ा सा उसका मुंह गीले करते रहना ओरल थ्रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए। और जो भी ट्रिगर्ड रहते हैं जो अस्थमा के अटैक को बढ़ा सकते हैं, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करना है। कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द डस्ट, स्मोक एंड पोलन, मतलब बच्चे को डस्ट और स्मोक और पोलन से दूर रखना है, जो उसके एयरवे में जाकर अस्थमा की कंडीशन डेवलप ना करे। अवॉइड पेट एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल, जो पालतू एनिमल्स होते हैं उनको दूर रखना है, और कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल की परफ्यूम अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी नहीं यूज़ करना है, क्योंकि अस्थमा को ट्रिगर्ड करते हैं। मतलब अगर कुछ नहीं भी होने का होगा, लेकिन इन सब चीज़ों के कारण क्या होगा, वो कंडीशन डेवलप हो जाएगी और अस्थमा अटैक शुरू हो जाएगा। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है। टीच पेरेंट्स टू रिकॉग्नाइज अर्ली साइन ऑफ अस्थमा अटैक, पेरेंट्स को बताना है कि अस्थमा के अर्ली साइन क्या होते हैं, उन्हें किस लेवल पे अस्थमा के साइन पहचान कर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या मेडिकल हेल्प की नीड लेनी होती है। एकदम वो सीवियर केस में बच्चे को नहीं लेके आ पाए, ताकि उसकी जो कंडीशन है वो लाइफ थ्रेटनिंग ना हो, उसे मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू मैनेज किया जा सके और उसकी कंडीशन को बेटर कर सके, या अर्ली साइंस बताना है। एजुकेट अबाउट पीक फ्लो मॉनिटरिंग, पीक फ्लो मॉनिटरिंग के बारे में एजुकेट करना है। न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन को बनाने के लिए एंकरेज करना है। न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन में क्या देना है,
encourage adequate fluid intake रखना है प्रॉपर, अवॉइड एलर्जिक फूड इफ़ आइडेंटिफाई, अगर कोई फ्लूड एलर्जिक है जो चाइल्ड में एलर्जी कोज करता है तो उसको आइडेंटिफाई करना है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, रीअश्योर करना है चाइल्ड को एंड पेरेंट्स को, और उनकी एंजाइटी को रिड्यूस करने की कोशिश करना है। अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन डेवलप हो गई है तो इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करना है। आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि ये सीवियर अटैक है, इसमें इमरजेंसी मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस अटैक को आइडेंटिफाई करके इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करना है। प्रिपेयर फॉर आईवी मेडिकेशन एंड हॉस्पिटलाइजेशन इफ़ नीडेड, आईवी मेडिकेशन एंड हॉस्पिटलाइजेशन की अगर नीड होती है तो उसके लिए प्रिपेयर करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और भी अपने नर्सिंग फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।